हेलो बच्चों, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्लास 9th। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, तो कुल मिलाकर के अगर बात करें बच्चों इसमें, तो हम सीखने वाले हैं कि ग्राफ क्या होते हैं और कितने तरह के ग्राफ मोशन की रिगार्डिंग अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमें 3 तरह के ग्राफ मेनली पढ़ने हैं। तो सबसे पहला होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या कहलाता है बच्चों? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा होता है स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी वर्सेस टाइम, यानी कि v वर्सेस t ग्राफ। और तीसरा होता है बच्चों एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम यानी कि a वर्सेस t ग्राफ। ओके बच्चों, तो ये 3 तरह के मेन ग्राफ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बच्चों एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो हमारे तीनों तरह के ग्राफ्स है ना, इन सभी में एक विशेष बात ये ध्यान रखना है कि टाइम को हमेशा हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे एज पर योर सिलेबस ऑफ क्लास 9th। ओके, और बाकी का जो दूसरा पैरामीटर है, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड वेलोसिटी हो गया, या फिर एक्सीलरेशन हो गया, इनको हम हमेशा कहाँ रखेंगे? वाई एक्सिस पर रखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ग्राफ, पहले ग्राफ की बात हम कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके बच्चा लोग, तो चलिए ध्यान देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। सबसे पहले खास बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा लोग? वाई एक्सिस पर। ओके, तो ध्यान देंगे। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी बच्चों? अगर कहीं पर इस तरह का ग्राफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पर और टाइम को एक्स एक्सिस पर रख दिया मैंने। टाइम सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट रखेंगे मीटर में। ठीक है, और ये क्या है? ओरिजिन है। मान लेते हैं ये t इक्वल टू 0 है, फिर यहाँ पर t इक्वल टू मान लो 1 सेकेंड है, ये 2 इक्वल टू 2 सेकेंड है, t इक्वल टू 3 सेकेंड एंड सो ऑन। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मान लिया मैंने 2 मीटर है, फिर यहाँ कहीं पर मान लिया 4 मीटर है, फिर यहाँ कहीं पर मान लिया 6 मीटर है एंड सो ऑन। ठीक है बच्चा लोग, तो अगर मान लो कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, अगर मान लेते हैं वो टाइम एक्सिस पर ही ऐसे कोइंसाइड कर जा रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस पर ही कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम 0 सेकेंड था तब भी इसका डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर था, टाइम 1 सेकेंड है तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर है, टाइम 2 सेकेंड है तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर है, और टाइम 3 सेकेंड है तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 मीटर है। इसका मतलब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी क्या है? रेस्ट पर है। और कहाँ पर रेस्ट पर है? ओरिजिन पर ही है, यानी कि अपने घर से ही नहीं निकली बॉडी, घर में ही रुकी हुई है। क्लियर है बात? तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस पर कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ द बॉडी इज एट रेस्ट एट ओरिजिन। बॉडी ओरिजिन पर ही रेस्ट पर है। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ coincides on time axis itself, it means that the body is at rest at origin। ओके बच्चा लोग, दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं हम लोग इसमें।
सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। अगर मान लेते हैं टाइम एक्सिस की पैरेलल आ जाता ग्राफ लाइक दिस, क्लियर है बच्चे लोग? इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगर ये टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाता है, इसका मतलब क्या है? ध्यान देंगे, इसका मतलब है 0 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना? 4 मीटर, फिर 1 पर डिस्प्लेसमेंट कितना? 4 मीटर, 2 पर डिस्प्लेसमेंट कितना? 4 मीटर, 3 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना? 4 मीटर। इसका मतलब अभी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा टाइम के चेंज होने के साथ साथ। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी अभी पर भी रेस्ट में है, ठीक है? तो इसका मतलब भी हुआ द बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है? इट मीन्स दैट द बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है? क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आते हैं बी पॉसिबिलिटी। क्या बच्चा लोग, बी पॉसिबिलिटी में ध्यान देना है। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, ये मीटर में है और ये सेकंड में है, ठीक है? ये मान लेते हैं 0 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, और यहाँ पर मान लेते हैं 2 मीटर है, यहाँ पर मान लिया 4 मीटर है, ये 6 मीटर है, ठीक है? अगर ये ग्राफ टाइम एक्सिस पर ऐसे इंक्लाइंड है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ये जो थीटा है, ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो हम इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, यानी कि इंक्लिनेशन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। क्लियर है बच्चा लोग? तो स्लोप कैसे निकलता है, सबसे पहले तो ये जानकारी रखना है। स्लोप निकालने के लिए हम ग्राफ पर सिचुएटेड कोई भी 2 कन्वीनियंट पॉइंट ले लेते हैं। जैसे हमने मान लिया एक कन्वीनियंट पॉइंट ये हो गया और एक मान लो ये हो गया, ठीक है? तो ये 2 कन्वीनियंट पॉइंट ले लेते हैं, इसे हमने ए कह दिया, इसे हमने बी कह दिया, ठीक है? और इसको ओरिजेंटली ज्वाइन करा दिया, ये पॉइंट सी हो जाता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है? तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। इसे हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। तो बच्चों ध्यान देना है, इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज inclined to time axis, then we find its slope to get speed और velocity, स्पीड और वेलोसिटी v निकालते हैं, ठीक है बच्चों? तो इस ग्राफ के माध्यम से स्लोप कैसे निकलता है, ध्यान देंगे। स्लोप का मतलब होता है बच्चा लोग tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा, जो हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा, बट अभी आप स्लोप समझिए। स्लोप कैसे आता है? स्लोप आता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों? तो वाई एक्सिस पर चेंज कितना हो रहा है? बी से सी तक का। एक्स एक्सिस पर चेंज कितना हो रहा है? ए से सी तक का। तो यानी कि स्लोप यहाँ पर आ जाएगा, जो थीटा है वो आ जाएगा बी सी और अपान में आ जाएगा ए सी। क्लियर है बच्चों? और ये स्लोप ही क्या देता है यहाँ पर? स्पीड या वेलोसिटी दे देता है। तो इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जैसे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है? 2 है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है? 6 है। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? ये वैल्यू हो जाएगी 6 - 2। तो कुल मिला करके आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो अपन को क्या दे देगा? वेलोसिटी या स्पीड दे देगा। इनकी वैल्यूज रख देंगे और ये किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो कुल मिलाकर के अपन को ये जानना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो ग्राफ टाइम एक्सिस पर कोइंसाइड करेगा तो बॉडी विल बी एट रेस्ट एट ओरिजिन, अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो बॉडी विल बी एट रेस्ट, और अगर इंक्लाइंड है तो बॉडी विल बी मूविंग विद वेलोसिटी। और वेलोसिटी कैसे पता चलेगा? उस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करके। स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। क्लियर हो गई बात? पॉजिटिव आएगी यानी कि ओरिजिन से दूर जा रहा होगा। यहीं पर एक स्टार पॉइंट लिखते हैं बच्चे लोग, ध्यान देना है। स्टार पॉइंट ये है कि अगर थीटा लेस देन 90 होगा तो जो स्लोप आएगा बच्चों वो आता है पॉजिटिव। क्या आता है? पॉजिटिव। इसका मतलब बॉडी
will be moving away from origin, बॉडी ओरिजिन से दूर जा रही होगी। और दूसरा स्टार पॉइंट है अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, यानी कि स्लोप वहाँ पर क्या आएगा बच्चा लोग, निगेटिव आएगा। और स्लोप निगेटिव आने का मतलब हुआ कि बॉडी विल बी मूविंग टूवर्ड्स ओरिजिन। क्लियर है, समझ आ गई बात बच्चों? तो ये इस ग्राफ से पता चलता है अपन को। ठीक है, तो ये रही बात हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड या वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो वेलोसिटी पता चल जाएगी, अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो स्पीड पता चल जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये चीज़ आपको जानकारी में रखना है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। जैसे मान लिया बच्चों ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, बात समझ आती है? ये मान लिया 0 सेकेंड है, ये मान लिया 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये टाइम इन सेकेंड है। और यहाँ पर हम लेते हैं बच्चों डिस्टेंस। ओके, जैसे मैंने कह दिया बच्चों ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है। ठीक है, तो ऐसे मान लो ग्राफ अगर इंक्लाइंड है, ये मान लो ग्राफ ऐसे इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस पर, तो ये ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अब इस ग्राफ का अपन को मान लो स्लोप निकालना है, तो कोई भी दो कन्वीनियंट पॉइंट ले सकते हैं। जैसे ये मान लिया हमने ए है और ये मान लिया बी है, तो इसको ऐसे ज्वाइन करा दोगे, ये पॉइंट सी लेना पड़ेगा फिर, और ये राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि इस केस में बॉडी की स्पीड क्या है, अगर ये डिस्टेंस दे रखा मीटर में तो स्पीड बतानी है, तो ध्यान देना सेंस जो स्पीड है v वो कैसे आता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और स्लोप कैसे निकलता है बच्चों, चेंज इन वाई एक्सिस अपान चेंज इन एक्स एक्सिस, यानी कि बी सी अपान ए सी। बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो हमें ये वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मालूम है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मालूम है, तो 6 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा 6 - 2 मीटर हो जाएगा। और ए सी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 - 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 - 2 और अपान 3 - 1, यानी कि ये आ गया 4/2, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और बॉडी की वेलोसिटी कैसी आ रही, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब बॉडी ओरिजिन से क्या हो रही है, दूर जा रही है। गॉट माई पॉइंट, समझ में आ गया? तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लियर है? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा नंबर का ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होगा बच्चों, जो टाइम होगा वो एक्स एक्सिस पर आ जाएगा और जो स्पीड या वेलोसिटी होगा वो वाई एक्सिस पर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान देंगे, अब हम बात करने वाले हैं स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। इसमें भी पॉसिबिलिटीज हैं, तो पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं। ये रहा वाई एक्सिस पर स्पीड और एक्स एक्सिस पर टाइम इन सेकेंड, यह है स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ये मान लेते हैं टाइम t = 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये मान लिया 2 मीटर है पर सेकेंड है, ये 4 मीटर पर सेकेंड है, ये 6 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अगर मान लो टाइम एक्सिस पर ही कोइंसाइड कर रहा ग्राफ, तो अगर ये टाइम एक्सिस पर ही कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब 0 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड है, 1 पर भी 0 है, 2 पर भी 0 है, 3 पर भी 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बॉडी की वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। बॉडी की वेलोसिटी क्या है, 0 है।
बॉडी की वेलोसिटी 0, इसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी कहाँ पर है, रेस्ट में है, ठीक है। और अगर ये ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 0 पर इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, 1 पर भी इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, 2 पर भी इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, 3 पर भी इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बॉडी की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब बॉडी का जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी चल रही है, ठीक है। तो बॉडी की स्पीड क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है। तो इसमें हमने दोनों बातें ले ली, ये पहला ग्राफ था और ये दूसरा ग्राफ था, ठीक है। तो फर्स्ट ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी कहाँ पर है, रेस्ट पर है। और दूसरा ग्राफ ये बता रहा है कि द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। बोलो समझ आया बच्चों। दूसरी कैटेगरी लेते हैं इस ग्राफ का। अगर मान लो ये स्पीड टाइम ग्राफ, मान लेते हैं ये टाइम एक्सिस पे कोइंसाइड करता है, सॉरी इंक्लाइंड हो जाता है, टाइम सेकेंड में है, यहाँ पर वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड में है, ये टाइम t इक्वल टू 0 है, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, और यहाँ कहीं पर 4 सेकेंड है। ऐसे यहाँ पर स्पीड जो है मान लेते हैं ये है 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर मान लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर मान लेते हैं 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर ग्राफ इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस पर, ग्राफ इस तरह से अगर इंक्लाइंड है तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्लोप फाइंड करके क्या पता चलता है, ध्यान देंगे, इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करना है तो कोई भी दो कन्वीनियंट पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए ये ए ले लिया और ये मान लेते हैं बी ले लिया, इसको हॉरिजॉन्टल ज्वाइन करा दिया, ये सी हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो इसका स्लोप ये आ जाएगा थीटा, ठीक है। तो देखो स्लोप कैसे निकलता है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता है, एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना है, तो हम लिखते हैं जो यहाँ पर एक्सीलरेशन आता है वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू स्लोप कैसे आ जाता है, चेंज इन वाई अपान चेंज इन एक्स, यानी कि बी सी अपान क्या हो जाएगा, ए सी। तो ए इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी बच्चों, बी सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो देखो ये वैल्यू 4 है और ये क्या है 12 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस 4, ठीक है। इसी तरह से ये वैल्यू चाहिए अपन को, तो ये वैल्यू कैसे आ जाएगी 3 माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो ऐसे में एक्सीलरेशन आ जाएगा आपका बी सी की वैल्यू हो गई 12 माइनस 4 अपान 3 माइनस 1, यानी कि 8/2, यानी कि ये आ गया 4। तो एक्सीलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुल मिला के अपन को ये पता चला बच्चों कि अगर अपने को वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है तो उसका स्लोप फाइंड आउट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम क्या दे देता है, डिस्प्लेसमेंट दे देता है, तो यहीं पर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 1 से 3 के बीच में इसको ग्राफ को ऐसे बढ़ा देंगे और ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो भी क्लोज फिगर बनेगा उसकी हम एरिया फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये एरिया ही क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है बच्चों, ये आता है एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, ठीक है। तो ये जो भी क्लोज फिगर बनेगा उसकी एरिया निकाल देंगे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं एरिया ऑफ, ये ट्रेपीजियम बन रहा है बच्चों, क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है, ए बी सी, और इसको हम मान लेते हैं डी नॉमिनेट कर लेते हैं, इसको ई कर लेते हैं। तो ट्रेपीजियम का नाम क्या हो जाएगा,
ABDEA, ये ट्रेपीजियम बन रहा है। और ट्रेपीजियम की एरिया का फार्मूला क्या पढ़ा आपने, हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड हो गया AE प्लस BD इंटू में परपेंडिकुलर गैप क्या हो जाएगा AC। ठीक है, वैल्यूज रख देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आ गया हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये साइड कितनी है 4 प्लस ये साइड कितनी है 12 और इंटू में इनके बीच का गैप कितना है 3 माइनस 1, तो यह आ जाएगा बच्चा लोग हाफ, 12 4 कितना हो गया 16 इंटू 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 16 मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। तो कुल मिलाकर के आपको ये पता चला कि जो स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसकी मदद से हम दो पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो इसका स्लोप फाइंड आउट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। दूसरा एरिया अंडर कर्व निकाल करके हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हो गई बात बच्चे लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्राफ की बात करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट ग्राफ हमारा होने वाला है तीसरे नंबर का ग्राफ, जिसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अब हम बच्चों बात करने वाले हैं एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में भी हम क्या करते हैं, एक्सीलरेशन को हम वाई एक्सिस पर रखते हैं और टाइम को हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं। तो एक्सीलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड। मान लेते हैं ये 0 है, ये मान लिया बच्चा लोग 1 सेकेंड है, ये 2 है और ये 3 सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पर एक्सीलरेशन मान लिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो, अगर ग्राफ मान लो टाइम एक्सिस पे कोइंसाइड कर जा रही है, टाइम एक्सिस पर कोइंसाइड कर जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, तो बच्चों इफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ coincides at टाइम एक्सिस, इसका मतलब ये हुआ अगर टाइम एक्सिस पर कोइंसाइड कर रहा है तो एक्सीलरेशन देखो 0 पर भी क्या है 0 है, 1 पर भी 0 है, 2 पर भी 0 है। इसका मतलब हुआ कि बॉडी का एक्सीलरेशन क्या है 0 है। एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है। इसका मतलब बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। कैसे चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। क्लियर हो गई बात, इसका ये मतलब हुआ, गॉट दिस, दैट इज बॉडीज एक्सीलरेशन इज 0 एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। दूसरा मान लेते हैं, अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाता है लाइक दिस, ये है, अगर ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया, इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब हो गया एक्सीलरेशन क्या है कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट मतलब इसकी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। समझ गए। तो इफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, it means that the body has constant acceleration। बॉडी का एक्सीलरेशन कैसा है कांस्टेंट है। क्लियर है। तीसरा ग्राफ हम ले रहे हैं, अगर मान लो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस पर इंक्लाइंड हो जाता है, ये एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में और टाइम है आपका सेकेंड में। ये मान लेते हैं 0 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड। यहाँ पर मान लिया 2 है, यहाँ पर मान लिया 4 है, यहाँ पर मान लिया 6 है। ठीक है बच्चे लोग, ध्यान देना है। तो इसका ग्राफ इस तरह से इंक्लाइंड होगा। ठीक है, अब इस ग्राफ का अगर हम स्लोप फाइंड करना चाहें तो देखो क्या मिलने वाला है। इस ग्राफ का अगर हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए हमें कोई 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, ए और बी मान लीजिए ले लिया, इसको ज्वाइन करा दिया, ये सी पॉइंट हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना है, इसका जो स्लोप होगा वो
एक नई क्वांटिटी देता है, चेंज इन वाई एक्सिस यानी कि BC अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस यानी कि एक्सिलरेशन अपॉन टाइम। तो एक्सिलरेशन अपॉन टाइम जो है इसे एक नई क्वांटिटी कहते हैं जो आपके सिलेबस से बाहर है। ये जर्क कहलाता है। जर्क, जर्क मीन्स झटका, JHATKA, झटका। समझ में आ गया? तो झटका होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसे आपको जानकारी के तौर पे बता रहा हूँ, नॉट इन सिलेबस। ओके बच्चा लोग, अब क्या है, एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। तो जैसे मान लो आपको यहाँ से 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच का एरिया अंडर कर्व निकालना है, तो इस तरह से जो क्लोज फिगर बनेगा उसकी हम एरिया निकाल देंगे। इसे फिर से मैंने D नाम दे दिया, E नाम दे दिया। तो यहाँ पर देखो क्या मिलने वाला बच्चों, तो हम निकालेंगे एक्सीलरेशन इनटू टाइम, क्या देगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे आता है, ये आता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व या ग्राफ। तो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम बन रहा है यहाँ पर, क्लोज फिगर कुछ भी बन सकता है, तो ABDEA, ठीक है। तो इसकी एरिया का फार्मूला वही लगाएंगे, हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, तो AE प्लस BD इंटू में परपेंडिकुलर गैप यानी कि AC, तो यह आ जाएगा हाफ। AE की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2, और BD की वैल्यू कितनी है, 6, और AC की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 1, यानी कि ये आ जाएगा हाफ इंटू 8 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, तो वेलोसिटी कितना आ गया बच्चों, 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर हो गई बात? तो कुल मिलाकर के आपको ये पता चला कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से हम केवल एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करेंगे एज पर सिलेबस ऑफ क्लास 9th, क्योंकि इसका स्लोप निकालने से जर्क मिलता है जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड क्यूब हो जाएगा जो कि अपने सिलेबस से परे। तो हम एरिया अंडर कर्व निकाल सकते हैं, या फिर ग्राफ क्या होगा, पैरेलल होगा या कोइंसाइडिंग होगा, तो उसकी क्या इन्फॉर्मेशन आपको बात समझ में आ गई। तो कुल मिला करके अपन ने यहाँ पर 3 तरह के ग्राफ्स पढ़े, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप फाइंड आउट करके हम लोग क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग स्लोप फाइंड आउट करके एक्सीलरेशन निकालते हैं, और एरिया अंडर कर्व फाइंड आउट करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से हम लोग केवल स्लोप निकाल करके क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो कुल मिलाकर के आउट ऑफ दीज 3 ग्राफ्स, सेकेंड ग्राफ जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी मदद से हम 2 पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। तो हम बच्चों अब बात करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, तो ध्यान देंगे। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। तो बच्चों ध्यान देना, जब भी कभी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन होता है तो उस केस में देयर आर 3 इक्वेशंस टू गवर्न द मोशन ऑफ अ बॉडी। उस बॉडी के मोशन को गवर्न करने के लिए देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, कौन कौन से 3 इक्वेशन, ध्यान सुनेंगे। पहला होता है बच्चों v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन जो है बच्चा लोग वह वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस है, और तीनों इक्वेशंस में आने वाले जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो क्या सिग्निफाई करते हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जहाँ कहीं पर बच्चों स्मॉल यू लिखा हुआ है उसे कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, और जहाँ कहीं पर वी लिखा हुआ उसे कहा जाता है बच्चों फाइनल वेलोसिटी। क्या कहा जाता है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और ये जो ए लिखा हुआ है वो है एक्सिलरेशन। क्या है बच्चों, एक्सिलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, टी जो लिखा हुआ वो है टाइम। टी क्या है बच्चों, टाइम है। ठीक है,
और ये जो एस लिखा हुआ है एस, ये है डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चों? डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीजें आपको जाननी है। यानी कि जैसी बॉडी मोशन स्टार्ट करेगी सॉरी, उस टाइम इनिशियल टाइम पर जो उसकी स्पीड या वेलोसिटी होगी उसे इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड कहेंगे, और टी टाइम बाद यानी कि फाइनल टाइम पर जो वेलोसिटी होगी v से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसे हम लोग फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड कहते हैं। ए जो होता है वो एक्सीलरेशन होता है, टी टाइम है, और एस जो है क्या? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। तो हम इस तीनों इक्वेशंस को हम डराइव करेंगे दो मेथड से। एक होगा एनालिटिकल मेथड यानी कि मैथमेटिकल मेथड, और दूसरा होगा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रूफ की बात करेंगे। इसको प्रूव करेंगे मेथड 1 से। किस मेथड से? मेथड फर्स्ट। इसे हम लोग एनालिटिकल या मैथमेटिकल मेथड कहते हैं। एनालिटिकल या फिर मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? हम लेट कर लेते हैं। लेट देयर बी अ बॉडी इनिशियली मूविंग with velocity u after time t covering a distance as its final velocity becomes v। देन सबसे पहले हम निकालेंगे, देन बच्चा लोग ध्यान दो, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकल जाएगी। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है v बार इक्वल टू दोनों वेलोसिटीज का सम, यानी कि u प्लस वी बाई 2। इससे आ जाता है एवरेज वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम फर्स्ट इक्वेशन डराइव करने वाले हैं। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन कहाँ से आएगा मैथमेटिकली? जब भी हम फर्स्ट इक्वेशन डराइव करेंगे यानी कि एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बच्चों एक्सीलरेशन ए इक्वल टू एक्सप्रेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक्सीलरेशन को ए लिखेंगे। चेंज इन वेलोसिटी कैसे आता है मैंने बता रखा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम अगर हम मान ले टी है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखो क्या आ जाएगा, ए टी इक्वल टू आ गया वी माइनस यू। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू क्या आ जाएगा, u इधर आ जाएगा, तो v इक्वल टू आ गया u प्लस ए टी, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका दो लाइन में प्रूव हो जाता है। क्लियर है बात बच्चों? अब आते हैं हम सेकेंड इक्वेशन पे मैथमेटिकली। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हम लिखेंगे सिंस डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम से। ठीक है, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट को हम एस लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी ये आ चुकी थी, क्या था, v प्लस यू बाई 2 और इनटू में टाइम t, तो इक्वल टू लगा दिया। v की जगह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ये लिख सकते हैं u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी प्लस का u था, अपान में 2 था और इनटू में क्या था, t था। क्लियर है बात बच्चों? तो देखो क्या मिलेगा, s इक्वल टू u और u क्या हो गया बच्चों, 2u हो गया, प्लस का ए टी हो गया, अपान में 2 हो गया और इनटू में t हो गया। ठीक है, तो s इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो ये 2 भी इन दोनों टर्म का और t भी इन दोनों टर्म का है, तो t को अंदर प्रोडक्ट करा दो, 2ut अपान 2, तो क्या बचेगा, ut बचेगा, और प्लस का देखो यहाँ पर 2 नीचे है तो इसे हाफ लिख सकते हो, और a इंटू टी, तो क्या आ जाएगा ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू क्या आ गया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बच्चा लोग सेकेंड इक्वेशन भी क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, डराइव हो जाता है। गॉट दिस? तो ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। फिर से सुन लो कैसे निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन को हम लोग। तो सेकेंड इक्वेशन को निकालने के लिए बच्चा लोग ध्यान देना है, इसमें हम क्या करते हैं बच्चों,
डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने लिख दिया यहाँ पर v प्लस यू बाई टू इंटू में टाइम t हो गया, और इक्वेशन फर्स्ट से हमने v की वैल्यू रख दी u प्लस ए टी कर दिया, प्लस u ऑलरेडी था अपान में 2 इंटू टी। तो u क्या हो गया 2u हो गया, प्लस का देखो ए टी है अपान में 2 इंटू टी, टी बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2u इंटू टी बाई 2 करोगे, 2 से 2 कट गया, ut बचेगा, प्लस ए टी स्क्वायर अपान 2 यानी कि हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह से ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाता है। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन की स्टार्टिंग भी हम डिस्प्लेसमेंट से ही करेंगे। तो बच्चों ध्यान देना है, सिंस डिस्प्लेसमेंट कैसे आने वाला होता है, डिस्प्लेसमेंट आता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम से। तो ऐसे में हम s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी फिर से लिखेंगे v प्लस यू बाई टू इंटू में टाइम t। इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे हम लोग, v प्लस यू एज इट इज रख लेंगे अपान में 2 इंटू में टाइम t। तो t की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में जो इनिशिएटिव लिया था, t इक्वल टू क्या आ जाएगा v माइनस यू अपान टी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे v माइनस यू अपान टी, ठीक है बच्चों। देखो ये 2 इंटू टी है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चा लोग, अगर हम ध्यान दें तो t हमने लिखा तो t तो यहाँ से गायब हो गया तो a आ जाएगा, ठीक है। तो 2as इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2as इक्वल टू ये बचा v प्लस यू इंटू में v माइनस यू। ये लिखा हुआ a प्लस बी, ये लिखा हुआ a माइनस बी। आप सभी जानते होंगे a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसका मतलब इसको उधर शिफ्ट कर दो तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर प्लस 2as। ये होता है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हेंस प्रूव। तो ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन डराइव हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल और मैथमेटिकल मेथड। गॉट दिस बच्चों, यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक फोर्थ इक्वेशन की बात करते हैं। आप कहेंगे सर फोर्थ इक्वेशन, हम कहेंगे हाँ फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। स्पेशल इक्वेशन होती है फोर्थ इक्वेशन, इसे कहा जाता है डिस्टेंस इन टीएथ सेकेंड, यानी कि टीएथ सेकेंड में कोई बॉडी कितनी डिस्टेंस चलता है वो निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान दो। जैसे हमने कह दिया कोई एक बॉडी है जो 8 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस चला और 9 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस चला, ठीक है। तो 9वें सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चला होगा, क्या आप कहेंगे इतनी डिस्टेंस चला होगा 9वें सेकेंड में। अगर 8 सेकेंड में इतनी है, 9 सेकेंड में इतनी है, तो ये 9th सेकेंड में चली गई डिस्टेंस होगी, क्लियर है। तो 9 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस ये होगी, यानी कि स्पेसिफिक टाइम में चली गई डिस्टेंस। तो आइडिया क्या मिला, अगर हम t सेकेंड में चली गई तो बच्चों हमने क्या किया, 9 सेकेंड में से 8 सेकेंड की चली गई डिस्टेंस घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि टी सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल की गई कितनी है। इसके लिए हम जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड एस टी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ये जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव किया था इससे आ जाता है, ठीक है। तो हम t की जगह t माइनस 1 रख देंगे तो t माइनस 1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस पता चल जाती है, एस टी माइनस 1 यू टी की जगह रखा t माइनस 1 प्लस हाफ ए टी की जगह t माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको अंदर प्रोडक्ट कर दिया तो यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ डिस्टेंस इन टी एस सेकेंड निकालना है तो ये रख देंगे एस टी एथ इक्वल टू एस टी माइनस 1। फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फर्स्ट इक्वेशन तो आज इट इज रख लिया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू जो माइनस टर्म है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, तो माइनस यू टी प्लस का यू माइनस ए टी स्क्वायर प्लस का ए टी माइनस का हाफ ए हो गया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं एस टी एथ इक्वल टू, देखो बच्चों यू टी प्लस यू टी माइनस कट गया, ए टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर माइनस कट गया, बचा हुआ टर्म नोट कर लेते हैं। तो क्या बच रहा है अपने पास, u बच रहा है प्लस का ए टी और माइनस का हाफ ए बच रहा है, क्लियर है बात बच्चों, ये टर्म बच रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब u को तो एज इट इज रखते हैं प्लस यहाँ से हम 2a कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हाफ ए कॉमन कर लेते हैं। तो हाफ तो यहाँ है नहीं
तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो हाफ ए कर लिया कॉमन, तो देखो हाफ ए तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा 2t, और माइनस हाफ ए पूरा कॉमन है तो 1। कुल मिला करके आपको पता चल गया एस टी एथ इक्वल टू आ गया u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, एंड दिस इज नोन एज फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो इस तरह से अपने को पता चल गया 3 यूजुअल इक्वेशंस और एक फोर्थ इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? तो ये बात आपको समझ में आ जाती है। तो दीज आर 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने एनालिटिकल मेथड से डिराइव कर दिया। गॉट दिस? अब हम इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं किससे? ग्राफिकल मेथड से। ओके बच्चों, किस मेथड से डिराइव करेंगे? ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। क्लियर है? तो लेट्स सी ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव करेंगे इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को। ठीक है, तो बच्चों ग्राफिकल इक्वेशन डिराइव करने के लिए अपन को क्या करना है? सिंपली हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम ले लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो यहाँ पे बनाता हूँ। टाइम को रखा एक्स एक्सिस पर, वेलोसिटी को रखा वाई एक्सिस पर, ये है ओरिजिन। मान लिया टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों? u है, 0 नहीं है इस बार। और t टाइम पर जा करके इसकी वेलोसिटी सपोज दैट v हो जाती है। कितनी हो जाती है? v। ठीक है बच्चों, ये हो जाता ग्राफ। मान लेते हैं इनिशियली ये ए पॉइंट पर था, फाइनली ये बी पॉइंट पर चला जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से इसको ज्वाइन करा दें तो ये पॉइंट सी हो जाता है, और इस पॉइंट को हम डी नॉमिनेट करते हैं, इसे हम ई नॉमिनेट करते हैं। क्लियर है? तो देखो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी u है t इक्वल टू 0 पर, और t टाइम पर इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो अगर हमें ये वैल्यू चाहिए होगा तो ये वैल्यू कैसे आ जाएगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v माइनस u। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये कैसे आ जाएगा? टाइम t हो जाएगा। क्लियर है? तो हम फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से, सेकेंड इक्वेशन डिराइव करेंगे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से। ठीक है, तो आइए फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बच्चों एक्सीलरेशन कैसे आता है? एक्सीलरेशन आता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से। बताया था अभी मैंने पिछले ग्राफ में। तो ये क्या आ जाएगा? स्लोप चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू क्या है बच्चों? v माइनस यू, अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है? t। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए टी इक्वल टू आ गया v माइनस यू, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो v इक्वल टू आ गया u प्लस ए टी। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ। ठीक है, तो पहला इक्वेशन डिराइव हो जाता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन की। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड इक्वेशन भी डिराइव करेंगे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस वी नो दैट, डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है? एरिया ऑफ क्लोज फिगर, तो क्लोज फिगर ये बन जाएगा बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम ही बन रहा है, ए बी डी ई ए, और ट्रेपेजियम की एरिया का फार्मूला क्या होता है? हाफ। तो बच्चों हम बात कर रहे थे, इसमें वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, तो उसके आगे कंटिन्यूएशन में हमने लिखा था एस इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ए ई प्लस बी डी इंटू में परपेंडिकुलर गैप ए सी। हाफ ए ई की वैल्यू यू है, बी डी की वैल्यू वी है, इंटू टी रख दिया, हाफ यू। फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू रख दी u प्लस ए टी इंटू टी, हाफ टी को आगे कर लिया, u 2u प्लस ए टी हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो s इक्वल टू दिस आ गया। यहीं पर हम बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। फिर से हमने लगाया डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, सब कुछ सेम किया, बस यहाँ पर इस बार t की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, यहाँ से v माइनस यू अपान ए रख करके सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो 2a इंटू एस 2as हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी हो गया,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिंप्लीफाई कर दिया, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डराइव हो जाता है। क्लियर है बच्चों। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पर कि ये जो तीनों इक्वेशंस अपने पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तब है जब बॉडी एक्सिलरेट हो रही होगी, ठीक है, यानी कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अगर मान लो ये एक्सीलरेशन पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, तो जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में प्लस साइन लगा वहाँ वहाँ हम क्या लगा देंगे, माइनस। तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा v इक्वल टू यू माइनस ए टी, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा s इक्वल टू यू टी माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन आ जाएगा बच्चों v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। क्लियर हो गई बात, ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है। ठीक, अब हम यहीं पर बात करते हैं, अगर मान लो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा हो, कहाँ पर हो रहा हो, मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में हम a को बच्चों g से हटा देंगे और s को हम h से हटा देंगे, तो ये तीनों इक्वेशंस इस फॉर्म में आ जाएंगी। फर्स्ट आ जाएगी v इक्वल टू यू प्लस जी टी, और बॉडी नीचे फॉल कर रही होगी, और सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा h इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन बन जाएगा बच्चों v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। समझ गए। अब इसी में एक दूसरा केस, अगर मान लो बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, इफ, अभी पहले ऊपर से नीचे केस लेते हैं, इफ बॉडी इज ड्रॉप्ड, बॉडी ड्रॉप की जाए या फॉलिंग, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी नीचे आ रही होगी, तो जब भी ऐसा होगा तो इनिशियल वेलोसिटी यू जीरो ले लिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अब ऐसे नजर आएगा, v इक्वल टू जी टी हो जाएगा क्योंकि u जीरो हो गया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। इससे v इक्वल टू पता चल जाएगा अंडर रूट 2gh, यानी कि इस वेलोसिटी से कोई बॉडी अगर ड्रॉप की जाए h हाइट से तो आ करके टकराएगी। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, तो ऐसी कंडीशन में अब हम a को माइनस जी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा बच्चों v इक्वल टू यू माइनस जी टी, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा h इक्वल टू यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन बन जाएगा बच्चा लोग v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये तीनों इक्वेशंस इस फॉर्म में नजर आएंगी अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। ठीक है, और अगर नीचे से ऊपर कोई बॉडी फेंकी जा रही है तो बच्चों ध्यान देना है, एट हाईएस्ट पॉइंट या एट पीक पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो हो जाएगी, नहीं तो और अधिक ऊंचाई तक जाता। क्लियर है बात। तो ये तो रही बात आपकी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन इन हॉरिजॉन्टल मोशन एंड इन वर्टिकल मोशन, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। समझ आ गई बात बच्चों। अब इस फर्स्ट चैप्टर के सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों, ध्यान देना है। सर्कुलर मोशन जानने से पहले इसी में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको भी यहीं पर कवर करते हैं, इसे शॉर्ट में हम यूसीएम बोलेंगे। क्या बच्चों हम बात कर रहे हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। When an object moves along a circular track, then its motion is called circular motion। ठीक है, और अगर ये बॉडी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो इसे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो हम डिफाइन करते हैं, when an object moves along a circular track
then its motion is called circular motion, and if it moves along a circular track with constant speed, then its motion is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ आ गई बात? तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है तो। ठीक है बच्चों, तो देखो कुछ समय बाद ये यहाँ पहुँचेगा तो स्पीड इधर होगी, कुछ समय बाद यहाँ पहुँचेगा स्पीड इधर होगी। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं पाथ के प्रत्येक पॉइंट पर इसका स्पीड तो फिक्स है लेकिन डायरेक्शन बदल रही है, जिसके चलते वेलोसिटी बदल जाती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दो इट्स स्पीड remains constant but velocity changes continuously with time, due to which it is an एक्सिलरेटेड मोशन। ये कैसा मोशन होता है? एक्सिलरेटेड मोशन होता है। ये एक इकलौता मोशन है जिसमें स्पीड तो कांस्टेंट है बट फिर भी ये एक्सिलरेटेड मोशन होता है। दैट इज हम कह सकते हैं यहाँ पर स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन एक्सिलरेशन जीरो नहीं होता है, ये एक्सिलरेटेड मोशन होता है। और इस पर एक्सिलरेशन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर ऐड करता है। किधर ऐड करता है? सेंटर की तरफ ऐड करता है। एंड this acceleration is called centripetal acceleration। इस एक्सीलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। क्लियर है? और इसे AC से या फिर AR से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इज गिवन बाई, और ध्यान देना बच्चों, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है इसके लिए फार्मूला हो जाता है A सफिक्स में C या A रेडियल या फिर केवल A इक्वल टू v²/r। इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन ऐड करता हमेशा इसके सेंटर की तरफ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। मतलब हमेशा ये स्पीड के कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा और डायरेक्शन किधर रहेगा? टुवर्ड्स सेंटर रहता है। तो इसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। और चूंकि इस बॉडी में मास होगा और मास है और एक्सीलरेशन है तो इस पर फोर्स भी लगेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंड फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू ma। इसका मतलब F इक्वल टू m इंटू ए की जगह पर आ जाएगा v²/r। तो इतनी न्यूटन का फोर्स ऐड करता है और इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर तभी चल सकती है जब उसे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा हो। जैसे आपने क्या किया, ये पेन ले लिया, इसे एक रस्सी से बांध करके और ऐसे 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 से घुमाने लगे सर्कुलर पाथ पर, तो उस थ्रेड में टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है। वो टेंशन ही इसे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, यानी कि वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर सकता है। जब आप साइकिल चला रहे होते हैं और आप टर्न लेते हो तो उस समय आपका पाथ सर्कुलर हो जाता है। ऐसी कंडीशन में सड़क और टायर के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स आपको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, तब आप सर्कुलर ट्रैक पर चल पाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख रहे हैं कि फॉर अ बॉडी टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ it must have required centripetal force from any well-known force like friction,
कामा टेंशन, कामा ग्रेविटेशनल फोर्स, कामा इलेक्ट्रिक फोर्स, कामा मैग्नेटिक फोर्स, एक्सेट्रा। समझ गए? मतलब किसी ना किसी वेल नोन फोर्स से रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए, तभी वो बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर सकती है, अन्यथा वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं, जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। यानी कि अगर ये सन है और अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही है इसके अराउंड, इसका मतलब सन और अर्थ के बीच भी एक रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है, तब जा करके वो सर्कुलर ट्रैक पर मेंटेन रह पाता है। तो कुल मिला करके आपको ये जानकारी में रखना बच्चों कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर मूव करेगा और कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो उसके इस मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? और अगर मान लो ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना मिल पाए तो बॉडी का पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा, सर्कुलर नहीं रह जाएगा। यही कारण है कि जब आप किसी बॉल को किसी थ्रेड से या किसी रस्सी से बांधकर ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ पर रोटेट कराते हो और अचानक से अगर रस्सी टूट जाए तो जिस जगह से टूटेगी वहां से वो बॉल एकदम स्ट्रेट पाथ पे चला जाता है। यही कारण है कि जब आप कोई साइकिल चलाते हो या मोटरसाइकिल चलाते हो तो उस पहिए के ऊपर एक मड गार्ड लगाया जाता है, क्योंकि अगर मड गार्ड नहीं लगाएंगे तो उसके टच में उस पहिए के साथ सर्कुलर मोशन में जो कीचड़ होता है वो ऐसे करते हुए आपके ऊपर ही आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए उनके व्हील्स पर क्या लगा दिया जाता है, मड गार्ड लगा दिया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो आई थिंक ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस लेक्चर को देख पाएँ। और आप में से जिन्होंने इस वीडियो मतलब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।